नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में आईबीएम का नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य और उद्योग के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। ये सेंटर युवाओं और पेशेवरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिस्टिक्स जैसी नई तकनीकें सीखने का मौका देगा। इसका उद्देश्य डिजिटल कौशल को बढ़ावा और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का दावा करता है। वही आपको बताते चले और सेंटर में प्रशिक्षण के साथ साथ तकनीकी रिसर्च और परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कमीशन यूपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर उत्तर प्रदेश सरकार से अवनीश कुमार अवस्थी जी, आईआईटीसी उत्तर प्रदेश सरकार से दीपक कुमार जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अनुराग यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईबीएम इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां पर जो एमओयू संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ आईबीएम के साथ मिलकर के जो एमओयू अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए आईबीएम इंडिया को, सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी जिससे करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने आईआईटी कानपुर में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी। डिजिटल इंडिया की सफलता आज उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल एआई समिट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में आज संपन्न हुआ था। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा
उनकी लीडरशिप में डिजिटल इंडिया की सफलता की उस कहानी को, जिसके माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के सामने अपना डिजिटल पहचान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से आज 50 करोड़ लोग भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग परिवार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। हर एक सेक्टर में हम जो कार्य कर रहे हैं आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें प्रत्येक सेक्टर में आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के बारे में मैंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान 2 उदाहरण दिए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या ये टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कदम उत्तर प्रदेश और भारत के विकास के लिए नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम से बीजेपी की डबल इंजन सरकार के काम करने के तरीके की झलक मिलती है, जिसमें प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद उसे तेजी से पूरा करना प्राथमिकता होती है। मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो
और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत की सफलता को पचा नहीं पा रही। उन्होंने बताया कि दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें 80 से ज्यादा देशों के डेलीगेट और करीब 20 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस इवेंट को अपनी राजनीति का मंच बना दिया है और विदेशी मेहमानों के सामने अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस की देश को नुकसान पहुंचाने पर लगी है, जबकि अन्य पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं। ये दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। तो वहीं मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में मझवा सीट जीतने पर चर्चा की और कहा कि समाज सही होगा तो नेता भी सही होगा। वहीं संजय निषाद ने यूजीसी प्रोटेक्शन एक्ट में सभी जातियों के छात्रों को सुरक्षा मिलने पर जोर दिया। शंकराचार्य के खिलाफ मामले को कोर्ट के आदेश में दर्ज बताया और साथ ही जांच के बाद अब स्पष्ट होने की बात भी कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि बेईमान हटाएं और एनडीए की सरकार को फिर से लाएं। संगठन की समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में उनके समस्याएं सुनी जाती हैं, उनके जो दिक्कत क्या है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो कितना पूरा किया है, पूरा कर लिया समय सीमा को, तो उसको प्रोत्साहन करना है, इनाम देना है। जो नहीं कर पा रहा है उसकी मजबूरी सुननी है, फिर उसकी जगह पर दूसरा कार्यकर्ता लगाना। इनको बताना है कि तो अब लोकतंत्र राजनीति से चलता है, राजनीति एक अभिभावक है। कैसा अभिभावक चुनना चाहते हो, कैसे अभिभावक से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा? अभिभावक तो आपसे बहुत चुना, लेकिन सब अभिभावक हमेशा बेईमान निकल जाते हैं। तो इनका काम है बेईमान हटाओ, ईमानदार लाओ, बेईमान हटाओ। कोई तो ऐसा चुनो कि वो हमेशा के लिए ईमानदार रहे। सरकारें आती है जाती हैं, ऐसी सरकार चुनना चाहते भाई। अब अंग्रेज को भगा दिया, पहचान लिया लुटेरे थे। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि मुगल को पहचानने में 750 बरस लगा, अंग्रेज को पहचानने में 350 बरस लग गया, 11.5 बरस लगा। अब 75 साल में ईमानदार नेता नहीं तलाश पा रहा। तो यहाँ एक नियम है कि माँ बाप अगर सांवले हैं, जिस कोख से बच्चा पैदा होता है, अगर माँ बाप मजबूत हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक ठाक हैं, तो बच्चे भी उसी हिसाब से रहते हैं। तो माँ बाप के सारे गुण बच्चों में आते हैं। तो अगर समाज सही हो जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग उन्हें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी शिखा खींची जा रही थी और अपमान भी हो रहा था, तब वो लोग कहां थे? जहां अखिलेश ने फिर याद दिलाया कि उनके पूज्य शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे थे और उस समय सर्दी बहुत अधिक थी। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से? ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी
कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कि अभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए। तो वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। संजय दत्त डॉक्टर राजेश्वर सिंह के साथ पर्यावरण जागरूकता रोड शो में हिस्सा लेंगे। ये रोड शो सरोजिनी नगर से शुरू होगा और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देगा। कार्यक्रम में पर्यावरण में योगदान देने वाले लोगों को पर्यावरणीय वीर पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस अभियान का मकसद युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र से जोड़ना है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में पुलिस ने कथित धर्मांतरण के एक मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक अध्यापक ने एक जगह पर कई लोगों को धर्म बदलने का कार्यक्रम चलाया। मौके पर पादरी और धर्म परिवर्तन से जुड़ी सामग्री भी मिली। सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त है, लेकिन जिले में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। परिवर्तन का मामला आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ महिलाओं का, कम से कम लगभग 100 महिलाएं थीं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो मौके पर यहाँ के स्थायी लोग और राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना और हमारे और भी जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ पहुंचे और इनको वहाँ रोका गया और यहाँ थाने में लाया गया है। और इस व्यक्ति के पास से 2 बाइबल बरामद हुई हैं। अभी बाकी एक महिला, इनके साथ 2 महिलाएं हैं और एक कोई शिक्षा विभाग में महिला है, वो भी थी, जिसका वीडियो सामने आया धमकी देते हुए। और एक महिला बख्शी तालाब लखनऊ की है और ये हरगांव का है जो पकड़ा गया है। तो वैसे ये लेबर है, ठीक है, अपने आप बता रहा मैं लेबर का काम करता हूँ और जो है यहाँ पर ये बाइबल पढ़ा रहा था लोगों को और धर्म परिवर्तन की वो कर रहा था। इसमें एक शिक्षा मित्र भी इन्वॉल्व बताई गई है। हाँ, तो वो वहाँ मौके पर थी पर यहाँ थाने में नहीं है, वहाँ से भाग गई हैं। उनकी भी जांच की जाएगी, बीएसए से बात की जाएगी कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। और मैं यहाँ के स्थायी लोगों का, जितने भी हमारे भाई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी उससे आप लोग वहाँ पहुंचे और आपने जो है उन लोगों को पकड़वाया। इस मामले में तहरीर दी गई है क्या? हाँ, तहरीर दी गई है। अभी इनको आरोपी भी पकड़ लिया गया है और बाकी आगे पुलिस कार्य करेगी। अभी सीओ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ सब लोग खड़े ही हैं और जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे। क्या सर इन लोगों को फंडिंग आती है? बिल्कुल फंडिंग आती भैया, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री राम जन्म का आयोजन किया। इस मौके पर आपको बता दें 100 स्वयंसेवक राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला की सामूहिक पूजा अर्चना में शामिल हुए। आरएसएस का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को जागृत करना और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। वहीं स्थानीय लोग और स्वयंसेवक इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इससे आध्यात्मिक अनुभव और सामूहिक भक्ति का असर भी बताया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।